बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने जो है आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करवाया था और ये बताया था कि हम जो है पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई हम बात कर रहे हैं आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई है, हरियाणा के अंदर एचपी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। दोनों के बारे में बात करेंगे और जो है इनका कोर्स दोनों का ही 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एनएस क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 6263121131 पे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी सिलेबस मैं आपको बता दूं भाई, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बिल्कुल बेसिक की भाई जो है जीरो से अपन स्टार्ट करते हैं और जो आपका सिलेबस है टू द पॉइंट चीज़ें करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। सबको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, जो बच्चा नया है तो वो आज देख लेगा कि भाई किस तरीके से मैं टीच करती हूँ। ठीक है भाई, तो बिल्कुल जो है आपका टू द पॉइंट नोट्स पीडीएफ प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगे। एडिशनल आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। नेट के पीवाईक्यू करेंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है। ठीक है, जिस बच्चे को है कि भाई मेरी तैयारी हो रखी है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई यूट्यूब चैनल पे फ्री में आपको जो है मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप वहां से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो बच्चा जिस तरीके से कंफर्टेबल है आप उस तरीके से कर सकते हो। हाँ जी भाई, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं भाई, मेरी ऐप है एनएस क्लासेस के नाम से ही। प्ले स्टोर पे जाओगे, एनएस क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। जो यूट्यूब चैनल है सेम लोगो सेम नाम के साथ आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगी। आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और जो है जो भी आपके डाउट्स हैं, चीजें हैं, आप वहां पर जो है देख सकते हो। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए, वहां पे जो है आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री में जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक से जिस बच्चे का काफी टाइम से जो है थोड़ा सा कनेक्शन छूटा हुआ है, वो भी जो है इस चीज से कनेक्ट कर पाएगा और कंप्यूटर साइंस में उसका इंटरेस्ट बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, हर कोई बच्चा जो है इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हमारा यूजर है और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा पहले जाएं तो भाई ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सॉफ्टवेयर आपका दो तरीके का होता है, आपने देखा होगा, बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा, उसमें आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर को ही दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और पार्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कई जगह जो है तीन सॉफ्टवेयर को तीन पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। और ज्यादातर जो है वो मेन पार्ट होते हैं दैट इज दो ही होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको भी पता है, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, अब जो है इसी के सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपका एक आता है ट्रांसलेटर, यानी कि आपने कंपाइलर पढ़ा होगा, इंटरप्रेटर पढ़ा होगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी हमारा किसके अंदर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दैट इज कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारी चीजें। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वो होता है जैसे आपके एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जो एमएस ऑफिस हो गया वो आपका एप्लीकेशन में आएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ भाई, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका काम चल जाएगा क्या? आपका लैपटॉप है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, आपका फोन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो आप इमेजिन करो क्या होगा भाई। जैसे आप फोन लेकर आते हो तो फोन में जो है फोन आपका चालू होता है, उसमें कई एप्लीकेशन जो है वो इनबिल्ट होती है। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन जो है वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो यूजर है अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है। जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं दैट इज एप्लीकेशन, कि भाई अगर ये नहीं भी है सिस्टम के अंदर तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि भाई एमएस ऑफिस नहीं है तो आप अपना फोन चला सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो भाई आप सोचो क्या होगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपको ये समझ में आएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसका पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आप ये सोचोगे कि मैम इतना जो है लेक्चर में इतना चुटकी सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो भाई हो सकता है ना आए, लेकिन आपको चीजें जो है वो सारी पता होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है आ जाए, क्योंकि भाई पेपर का लेवल इजी, मीडियम एंड
जो है हार्ड, मतलब इजी, जो इजी, मॉडरेट और हार्ड हम बोलते हैं, सारी चीजें होती हैं, मतलब इजी क्वेश्चन भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई कंप्यूटर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, अब जो है सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि भाई इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये है आपके मल्टीपल यूजर्स, बीच में हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भाई और नीचे हो गए आपके हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइसेस आप सभी को पता है कि भाई जिसको आप छू लो, है ना, जिसको आप टच कर लो तो वो आपका हार्डवेयर है ना। जैसे मॉनिटर, ये मॉनिटर है, एक तरीके से स्क्रीन है, मॉनिटर को मैंने छू लिया, प्रिंटर को आपने छू लिया, कीबोर्ड को आपने छू लिया, माउस को आपने छू लिया, तो ये जो सारे होते हैं ये आपके हार्ड डिस्क हो गई, ये जो सारे होते हैं आपके क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। तो कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ठीक है, यहाँ पे यूजर 1 2 अप टू n, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, बीच में ये, तो भाई यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आप इमेजिन करो भाई, इमेजिन कर लो आप कि जो है ये बीच वाला जो है सिस्टम नहीं है आपके पास, मतलब बीच वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या ही होगा, मतलब ये नहीं है। अब आप खुद सोच लो कि डायरेक्ट यूजर जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस कर रहा है, डायरेक्ट यूजर जो है वो किसके साथ इंटरफेस कर रहा है, हार्डवेयर के साथ। जो यूजर है वो किसके साथ इंटरफेस कर रहा है, हार्डवेयर के साथ। किस तरीके से करेगा, जल्दी से बताओ। ये यूजर है और ये आपका हार्डवेयर है। अब भाई इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, डायरेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, इंटरफेस कर रहे हैं। अब मुझे ये पता भाई, मैं यूजर हूँ, आप यूजर हो, यूजर को कैसी भाषा समझ में आती है, ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लाइक, हिंदी लाइक, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो आपके कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, वो हम इंसानों को समझ में आती है। लेकिन जो आपके कंप्यूटर को, मशीन को समझ में आती है, वो हम लोगों को नहीं आती, क्योंकि जो आपका हार्डवेयर है, यानी कि जो कंप्यूटर है, वो आपको कैसी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, और मैं समझती हूँ भाई हाई लेवल लैंग्वेज को। अब दोनों में किस तरीके से चीजें की जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं कि दोनों के बीच में जो है कुछ वो कर दे। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है और यहाँ पे है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। अब किस तरीके से काम चलेगा भाई, किस तरीके से काम चलेगा भाई, बड़ी मुश्किल हो गई है यहाँ पे तो। अब हाई लेवल लैंग्वेज, अब लो लेवल में क्या है कि भाई 0-1 की भाषा, कंप्यूटर तो आपका 0-1 की भाषा समझता है। अब 0-1 की भाषा समझता है तो भाई जैसे आपने कीबोर्ड से एक बटन टाइप किया, क्या टाइप किया भाई, मैंने टाइप किया ए, मैंने क्या टाइप किया, ए, मैंने किया ए। आपको भी पता है भाई एस्काई होता है, इसकी फुल फॉर्म बता दो भाई, यहीं पर कमेंट कर दीजिए कि एस्काई की फुल फॉर्म क्या है। मेरे ख्याल से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें जो है इसकी फुल फॉर्म ना पूछी हो, ठीक है। तो कैपिटल ए को एस्काई में कहा जाता है 65, और 65 को अगर मैं बाइनरी भाषा की बात करूं तो बाइनरी भाषा में हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 और 64। किस किस का कॉम्बिनेशन हो गया, 64 और 1 का, यानी कि 65। तो बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई ये जो है ये आपका बाइनरी हो गया। अब ये तो चलो मुझे पता था कि भाई जो है ए जो है 65 से शुरू होता है, जेड तक जाता है, और जो स्मॉल ए है वो आपका 97 से स्टार्ट होता है। स्मॉल ए आपका 97 से स्टार्ट होता है, 0 टू आपका 48 से रहता है, 0 to 9 कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो भाई ये चीजें कुछ चीजें मुझे पता है, मुझे नहीं पता कोमा जो है, कोमा को स्काई में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क को स्काई में क्या बोलते हैं, नहीं पता मुझे, है ना। तो भाई अब ये सारी चीजें तो नहीं पता, या तो जो है एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में फिटेड हो। अब वो ऐसे बंदे तो सिर्फ कुछ ही होंगे, सारे नहीं होंगे। जैसे आजकल बच्चे से बच्चा भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है, करता है, मतलब फोन को यूज करता है, कंप्यूटर को जो है यूज करता है। माँ बाप दुखी हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे फोन की लत लग गई है ना। क्यों लग गई है, क्योंकि भाई वो इतना आसान है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पर बच्चों को हर चीज को जो है इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखना होता तो दिक्कत आ जाती कि नहीं आती, ठीक है। यानी कि अगर यूजर को हार्डवेयर से इंटरफेस करना है और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूजर को जो है, यूजर की जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मशीनी लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
तब जाके वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और जैसे आज के टाइम पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितना यूज़र फ्रेंडली है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो भाई वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेन पार्ट है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तरीके से एडवांटेज भी समझ में आ गई होंगी कि भाई यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी उसको जो है कर सकता है, जो है आपका एफिशिएंट है, एफिशिएंटली आप उसको यूज़ कर सकते हो, हर किसी का काम जो है उसने काफ़ी कुछ जो है सेकंडों में कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की। सबसे पहले आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम। रियल टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। तो ये जो सारे हैं ये आपके टाइप हो जाएंगे किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम के। और टाइप्स में से क्वेश्चन आते हैं, आप अपने सिलेबस में देखोगे तो वहां पे भी ये चीजें डिटेल में दे रखी है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जो है ये करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि भाई थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री देख ली जाए। अब भाई बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन से जो है वो आना शुरू हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन से हुआ था। आपको ये पता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने किसका यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का। किसका यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, किसका यूज किया हमने, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, ईयर की बात की जाए तो ईयर भाई आपको हर बुक में फ्लक्चुएट मिलेंगे, मतलब किसी बुक में जो है कुछ मिलेंगे, किसी बुक में कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का हमने यूज किया 1945 टू 55 की बात है ये। और यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज कर रहे थे, मतलब एक तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेन जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था वो सेकंड जनरेशन में हुआ था, यानी कि सेकंड जनरेशन में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमने यूज किए थे। ठीक है, और 56 टू 65 और यहाँ पे हमने यूज किया पहली बार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका यूज किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, इसके बाद आया आपका थर्ड जनरेशन में हमने यूज किए थे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज 66 टू 75। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई थी दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आ गई थी। जब से आपका मल्टी प्रोग्रामिंग आया है उसके बाद हम सीपीयू को बहुत ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग में आने के बाद बहुत ज्यादा जो है चीजें जो है वो चेंज हुई, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है ना। और मल्टी प्रोग्रामिंग में ही मतलब यहाँ पे हम मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट भी आपका थर्ड जनरेशन में आ गया था। तो भाई मल्टी प्रोग्रामिंग के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लेकर आना, ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। अभी हम समझेंगे डिटेल में, क्योंकि भाई ये जो है आगे जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करेंगे, हम जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से चीज़ें आती हैं। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन जिसमें हमने यूज किया माइक्रो प्रोसेसर का। अब ये जो मैं यहाँ पर आपको जनरेशन बता रही हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कौन सी जनरेशन कहाँ पर है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो है 75 टू 80। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने यूज किया दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन में आ गया था और फिफ्थ जनरेशन जो है अभी तक आपकी चल रही है। फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपकी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर यूएलएसआई। यूएलएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो है 90 के बाद टिल अभी तक जो आपकी जनरेशन चल रही है दैट इज एआई यानी कि फिफ्थ जनरेशन चल रही है।
जो है 90 के बाद अभी तक जो आपकी जनरेशन चल रही है, फर्स्ट जनरेशन चल रही है, और आप आजकल आप देख भी रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट कर लिया है। आपने देखा होगा कि भाई आजकल आपको जो है रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पर भी आपको जो है डमी, जो आपके एक तरीके से जो रोबोट्स वगैरह है वहाँ पर आपको दिख जाएंगे प्लेट्स लेके इधर से उधर जाते हुए, है ना। और अभी थोड़े टाइम पहले केरल में भी एक एज अ जो है रोबोट को भी एज अ टीचर जो है वो लॉन्च किया, जो 5 लैंग्वेज में पढ़ा सकती है। तो भाई ये सारी चीज़ें और ये सारे इंप्रूवमेंट जो है वो आजकल चल रहे हैं। आप आजकल मूवी भी देखते हो कि वहाँ पर भी इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल एज अ ह्यूमन, ऐसा लगेगा रोबोट नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन ही है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारा जो चीज हो रही है वो फिफ्थ जनरेशन में यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो आपका आ गया दैट इज पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है आपका एक तरीके से ये है सेकेंड जनरेशन में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया। उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो है चेंजेस आए, और इस तरीके से चेंजेस आए कि भाई आजकल इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें उसने इन्वेंट कर दी हैं कि जो पहले वाले लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और आप लोग भी खुद देख देख के हैरान हो गए। तो आई होप आपको ये जो पूरा हिस्ट्री की कहानी है, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं ना इस वाले पैराग्राफ से, आपको जैसे भाई यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से किस किस का यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी जनरेशन में, ईयर से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ईयर जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट लगता है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया ना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो भाई सीपीयू होता है, आपको ही पता है कि भाई एक तरीके से ये सीपीयू है ना। अब सीपीयू की एक तरीके से क्या है, प्रोसेसर है, आपका प्रोसेसर है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ब्रेन, भाई सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। अब जो ये प्रोसेसर है, यहाँ पे जो है एक तो जो है डेटा आए आपका, है ना, इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। ये तो एक तरीके से बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ पे जो है आपका प्रोग्राम आ रहा है, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब बैचेस में क्या होगा कि भाई जो सेम टाइप के प्रोग्राम है, जैसे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के प्रोग्राम है उनको एक साथ कर लिया, दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम है उनको एक साथ कर लिया, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो प्लस के जो प्लस जिसमें करना है उनको एक साथ कर लिया, माइनस जिनमें करना है उनको एक साथ कर लिया। मतलब बैच में क्या होगा, बैचेस बन जाएंगे। बैचेस मतलब जो सेम टाइप की जो चीज़ें हैं, मतलब सेम टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम एक सेम बैच में डाल देंगे, ताकि जब सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करने लगे तो एक जैसे प्रोग्राम को फटाफट कर दे। अब जब फिर दूसरा, फिर ये वाला बैच खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे बैच का नंबर लग जाएगा, फिर ये वाला बैच खत्म हो जाएगा तो तीसरे बैच का जो है वो शुरू हो जाएगा। एक तरीके से सेम टाइप के डेटा को एक जो है एक उसमें डाल देना, और फिर उन बैचेस को जो है 1 बाय 1 करके सीपीयू को देना, और फिर सीपीयू उनको जो है फटाफट जो है वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कहलाता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस पार्ट को मैं बहुत अच्छे से, अब इसमें आपको जो है मेन बैचेस ही बनाने थे और उनको जो है एग्जीक्यूट करवाना था। अब मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि पहले जब कीबोर्ड नहीं होता था, पहले जब कीबोर्ड नहीं होता था, माउस नहीं था, तो भाई आप जो है कंप्यूटर में किस तरीके से इनपुट को एंटर करवाते थे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, जब पहले आपका कीबोर्ड नहीं था, माउस नहीं था, तो आप कंप्यूटर में किस तरीके से इनपुट को एंटर करवाते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, सेकेंड आ गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग के आने के बाद आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। अब भाई अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। आपके घर में बाई है भाई, किसी के घर में बाई होगी, कोई भी होगा, मतलब आपने अपने घर में किसी को भी चलो काम करने के लिए लगा रखा है, ये लगा लो, है ना। अब आपने उसको काम करने के लिए लगाया है, ऐसे तो है नहीं कि भाई वो आपके घर में आए, नॉर्मल बैठे, कोई काम ना करे, आराम से टीवी देख के खा पी के चला जाए। आपको बर्दाश्त हो जाएगा कि आप उसको मंथली सैलरी दे रहे हो, भाई आपने उसको अपने काम के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई छोटा बड़ा है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो भाई आप क्या चाहते हो कि भाई जो बंदा आपके घर में काम करने के लिए आएगा, वो 2 घंटे के लिए आया है, तो आप चाहते हो वो बंदा 2 घंटे ही काम करे, मतलब आप चाहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे। ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि वो आपके साथ बैठ के गप्पे मारे, कभी कभार को हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहोगे कि भाई वो आपके घर में आए, आराम से बैठे, खाए पिए, गप्पे मार के चला जाए।
ऐसा चाहोगे नहीं, क्योंकि आप उसको सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है। सेम सीपीयू, जो हमारा कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेम हम चाहते हैं कि जो हमारा सीपीयू है वो ज्यादा से ज्यादा बिजी रहे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना चाहते हैं ताकि जो है हमें फटाफट आंसर मिल सके। भाई अब ये जो ज्यादा से ज्यादा सीपीयू कब बिजी रहेगा, कब बिजी रहेगा? अब एक चीज बताओ मुझे, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आपको भी बताया कि सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। अब ये है आपका सीपीयू, इसके बीच में बहुत सारी मेमोरी आती है, कैशे मेमोरी आती है, मेन मेमोरी आती है, ठीक है। इस तरीके से रजिस्टर इसके अंदर आते हैं। अभी हम उसके बीच में नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पे सीधे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपकी मेन मेमोरी को। ये है आपका सीपीयू, ठीक है। अब देखो, अगर मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस है, अगर मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस है तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, भाई उसको बुलाएगा, अपना काम खत्म करेगा, वो चली जाएगी। फिर सीपीयू वेट करेगा कि भाई जो है जब ये प्रोसेस यहाँ चली जाएगी, फिर जो है क्या होगा, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो जो है मेन मेमोरी इसको बोलेगी कि भाई एक प्रोसेस और भेज, फिर ये दूसरी प्रोसेस भेजेगा। लेकिन जिस टाइम पे इसने रिक्वेस्ट किया और जिस टाइम पे इसने प्रोसेस को भेजा, उस टाइम में तो जो आपका सीपीयू है वो क्या है, खाली बैठा है कि नहीं बैठा, क्योंकि एक एक करके प्रोसेस आ रही है। भाई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर दूसरी एग्जीक्यूट हो रही है, फिर उसके बाद तीसरी आ रही है। तो उस ड्यूरिंग के बीच में जो सीपीयू आपका खाली बैठा है, हम कतई नहीं चाहते कि भाई सीपीयू हमारा खाली बैठे, हम कतई नहीं चाहते जिस बंदे को हम सैलरी दे रहे हैं वो खाली बैठे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि भाई अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग आया तो भाई उसको यही चीज सबसे बुरी लगी, यही इसको सबसे बुरा लगा कि मेन मेमोरी में सिर्फ एक प्रोसेस क्यों। अब ये क्या करेगा, मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेस को ले आएगा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहता भी यही है कि मल्टीपल प्रोसेस रिजाइड इन मेन मेमोरी, कि भाई मल्टीपल प्रोसेस जो है वो आपकी मेन मेमोरी में बिलोंग करेंगी, ठीक है, मेन मेमोरी में होंगी। अब जो है मल्टीपल प्रोसेस जब आपके यहाँ पर होंगी तो भाई 1 2 3 4 5 6 सब वो 6 प्रोसेस है। अब मेन मेमोरी की कैपेसिटी, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज छोटा होता है, अब इसकी कैपेसिटी ही जो है 6 प्रोसेस की है। तो भाई जब ये एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर एक चली जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, क्योंकि भाई अब इस टाइम पे सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सेकेंडरी मेमोरी से नहीं लेना, क्योंकि इसी में जो है आपकी मेमोरी जो है वो अवेलेबल है, और जैसे जैसे जगह होती जाएगी सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को लेता रहेगा, ठीक है। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, कि मल्टीपल जो है प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आ जाना, एग्जीक्यूट नहीं करवाना। सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेस को ला सकते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज छोटा जरूर, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वहां पे हम 2-4 प्रोसेस को ना ला सके, ठीक है। अब भाई प्रोसेस बहुत सुन लिया, लेकिन अब ये प्रोसेस होता क्या है ना। तो भाई प्रोसेस के ऊपर कई क्वेश्चन आए हैं, प्रोसेस के ऊपर देख तो इसकी डायरेक्ट जो है इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोसेस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। A program इन एग्जीक्यूशन, अगर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टेट में है तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। जैसे नॉर्मली आपने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, जब तक आपका प्रोग्राम आपने लिखा है तो आपका प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूशन में ले जाओगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रोसेस बन जाएगी। और यहीं पर एक चीज आती है कि जो प्रोग्राम होता है आपका वो पैसिव स्टेट है, सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ पड़ा है, और जो प्रोसेस हो गई वो आपकी कैसी स्टेट हो गई, एक्टिव, क्योंकि हम उसको एग्जीक्यूशन में ले गए तो वो आपका एक्टिव स्टेट हो गई ना। एक्टिव स्टेट है तो भाई अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, तो भाई ये पैसिव होता है और ये आपका एक्टिव होता है, ठीक है भाई। आई होप आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर हम एक सीपीयू की बात कर रहे हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर यानी कि मल्टीपल सीपीयू, CPU 1,
CPU 2, CPU 3। अब भाई एक ही CPU की इतनी स्पीड फास्ट होती है, अब मल्टीपल CPU लग जाएगा, आप खुद समझ जाओ कि स्पीड कितनी फास्ट होगी, है ना। तो भाई बहुत मतलब सेकंडों में, सेकंड से सेकंड में भी जो है काम करवाने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर का हम यूज करते हैं, ताकि हम अपने काम को बहुत जल्दी कर सकें, ठीक है। इसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके डेटा सेंटर, जो आपके जैसे इसरो वगैरह हैं, जहाँ पे आपकी मिसाइल और जो लॉन्च होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देखा जाता है कि इतने बजे तो इतने बजे ही, है ना। तो वो होता है रियल टाइम, बिल्कुल रियल टाइम। और रियल टाइम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। हार्ड का मतलब है बिल्कुल फिक्स कि 8:21 है तो 8:21 ही है, आप उससे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और यहाँ पे सॉफ्ट में थोड़ा सा बंदा सॉफ्ट हो जाएगा, 2-3 मिनट का गैप हो सकता है, थोड़ा सा हम लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन हार्ड का मतलब है बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये कि इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी टास्किंग। टाइम शेयरिंग में क्या है कि भाई आपको पता है कि सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि और सीपीयू तो बड़ा ही महान है, एक टाइम पे बहुत सारे काम करके दे देता है। कैसे कि भाई जैसे आप काम कर रहे हो तो भाई जैसे मैंने लैपटॉप चलाया, लैपटॉप चलाने के बाद मैं जो है उस पर गाने भी सुन रही हूँ, मैंने जो है पीपीटी खोल ली, मैं उस पर जो है अपनी पीपीटी भी बना रही हूँ, है ना, अपने जो है नोट्स वगैरह भी कर रही हूँ। उसके साथ ही जो है मुझे कुछ और साथ में जो है गूगल पे मुझे कुछ सर्च करना पड़ रहा है, तो मैं उस पर वो भी सर्च कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार में बहुत सारे काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें लगता है। जब आप टाइप कर रहे हो तो जब आप टाइप ही करते हो, जब आप सर्च कर रहे हो तो सिर्फ आप सर्च ही कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए वो, थोड़े टाइम के लिए वो, थोड़े टाइम के लिए वो, मतलब 2 मिनट के लिए ये, 2 मिनट के लिए ये और 2 मिनट के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम शेयर हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही। यहीं पर जो है आप, जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो वहीं पर आप एक चीज पढ़ोगे, राउंड रोबिन। और राउंड रोबिन में भी हम क्या करते हैं सॉरी, प्रोसेस के बीच में जो है इक्वली जो है टाइम को डिवाइड करते हैं, ताकि हर एक प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इक्वली हो सके, है ना, किसी भी प्रोसेस को ज्यादातर वेट ना करना पड़े, ठीक है भाई। तो ये होता है राउंड रोबिन। और टाइम शेयरिंग में मतलब टाइम को शेयर कर रहे हैं कि एक टाइम पे हम मल्टीपल काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपका टाइम शेयरिंग मल्टी टास्किंग, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क करना। हमें लग रहा है लेकिन सीपीयू हमारा एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा लेनी है, ठीक है। ये तो आज हमने पढ़ा, ये तो थे हमारे टाइप्स। मैंने मेन इन शॉर्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और इसके साथ ही भाई कल जो है, कल वाली क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इनके बेस पे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, डेफिनेशन से, टाइप से, कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अभी मेरी गुड़िया का हाथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि जो हमने अभी किया है, जैसे हमने डेफिनेशन की है, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके साथ ही जो आपकी टाइप्स हैं, ठीक है, जो आपकी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो आपकी टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो उनके ऊपर आपको जो है सर्च करके एमसीक्यू देखने हैं। बाकी कल मैं आप लोगों के इनके बेस पे क्वेश्चंस मतलब सुनूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो आप इजीली आंसर भी कर पाओगे उन क्वेश्चंस का, ठीक है भाई। उससे जो है फिर जो है कल 10 मिनट क्वेश्चन करने के बाद फिर जो है हम प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू करेंगे, अपना नया टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो 6263121131 पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मेरी गुड़िया भी आ गई है, बहुत परेशान कर रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।